हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9 हिंदी काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक को एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हैंड रिटन नोट्स भी ले रखी है। आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरा अपने हाथों से लिखा हुआ है और स्कैन करके इस PDF में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये पद जो है अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो वीडियो तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पद को आपके दिमाग में छापना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या दिया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक है ना, एक एक शब्द को समझिए। चारु मतलब होता है सुंदर, ठीक है ना। चंद्र मतलब होता है चंद्रमा। देखो मैथिली शरण गुप्त जी जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, पहले बता देता हूँ। पंचवटी मतलब होता है 5 वृक्षों का समूह। अब पंचवटी एक जगह का नाम है जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी जंगल में निवास करते थे। ठीक है ना, तो उस जगह को पंचवटी कहा है जहाँ पर 5 वृक्ष लगातार लगे हुए थे। ठीक है ना, तो उसी को इन्होंने पंचवटी कहा है और उसी की यहाँ पर प्राकृतिक शोभा का वर्णन करेंगे जितने भी पद हैं उनमें। ठीक है ना, तो देखो चारु मतलब होगा सुंदर, चंद्रमा मतलब चंद्रमा की मतलब की, चंचल मतलब होशियार चतुर। ठीक है ना, चंचल मतलब चतुर या होशियार। किरणें जो हैं यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं खेल रही हैं यानी क्रीड़ा कर रही हैं जल थल में यानी जल और थल में। थल मतलब क्या होता है, जो जमीन आप लोग देखते हैं पृथ्वी। ठीक है ना, जल मतलब पानी में। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की सुंदर यानी होशियार चंचल किरणें जो हैं, कैसे लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें जो हैं जल और थल में खेल रही हैं। ठीक है ना, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक है ना, पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां पर जो चांदनी है, रात्रि का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है ना, पंचवटी में रात्रि की स्थिति का वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि रात्रि में जो वहां पर चांदनी हुई है, बिछी हुई है, मतलब सभी जगह जो फैली हुई है, स्वच्छ है। ठीक है ना, स्वच्छ है। स्वच्छ मतलब साफ सुथरी है, जो साफ सुथरी चांदनी है वो वहां पर फैली हुई है, आसमान में देखते हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि भैया जो स्वच्छ चांदनी है वो सभी जगह फैली हुई है अवनी। अवनी मतलब होता है पृथ्वी में। ठीक है ना, यानी पृथ्वी में यानी जमीन पर। और अंबर तल मतलब आकाश में। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि जो स्वच्छ चांदनी है यानी चांदनी मतलब होता है चंद्रमा की चमक। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि जो चांदनी है वो सभी जगह फैली हुई है पृथ्वी में और आकाश में सभी जगह फैली हुई है। ठीक है ना, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। क्या कहते हैं कि पुलक मतलब पुलकित तो हो रही है, प्रकट मतलब प्रकट कर रही है धरती यानी पृथ्वी जो है वो पुलकित तो हो रही है, रोमांचित तो हो रही है, या कह लो जम रही है। ठीक है ना, किससे? हरित मतलब हरे हरे, तृणों मतलब तिनकों की नोकों से, यानी जो हरे हरे घास के तिनके हैं, हरी हरी घासें जो हैं उनकी नोकों की वजह से जो धरती है वो क्या हो रही है, रोमांचित तो हो रही है, पुलकित तो हो रही है। ठीक है ना, यानी धरती जो है किससे उसकी शोभा बढ़ रही है, हरियाली से। ठीक है ना, हरियाली की नोकें जो हैं बहुत ही ज्यादा पुलकित कर रही हैं धरती को। ठीक है ना, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और ऐसा देखने पर लगता है जैसे मानो मतलब मानो जैसे झूम रहे हों, तरु मतलब वृक्ष भी। ठीक है ना, तरु मतलब वृक्ष भी, मंद मतलब मंद, पवन मतलब मंद मंद चलने वाली हवा के झोंकों से। ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे हवा के झोंकों से वहां के वृक्ष जो हैं वो झूम रहे हों। ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि पंचवटी में जो लगे हुए वृक्ष हैं वो चलने वाली मंद मंद हवाओं की वजह से झूम रहे हों। ठीक है ना, तो देखो इसकी व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे अगर आपके एग्जाम में ये पद आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, शुरू के 2-3 शब्द चारु चंद्र की एक तरफ लिख देना है। उसके बाद लास्ट के 2-3 शब्द के झोंकों से आपको एक तरफ लिख देना है। उसके बाद डैश डैश कर देना है। ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किस पद से कहाँ तक की व्याख्या लिखी है। ठीक है ना, संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तो संदर्भ कैसे लिखेंगे चलो वो बताते हैं। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे आपको लिखना है। ओके, प्रसंग कैसे लिखना है, देखो यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। ओके, अब देख लो व्याख्या कैसे लिखेंगे। गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, हरी हरी घास की नोकें ऐसे लगती हैं मानो कि वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं। ठीक है ना, वहां के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, ऐसे आपको पूरी व्याख्या लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
काव्यगत सौंदर्य देख लो, आपसे पूछा जाएगा तो भाषा में लिखना है खड़ी बोली, अलंकार लिख देना, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण, क्योंकि प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, और अलंकार अनुप्रास है और उत्प्रेक्षा भी है, क्योंकि एक दो जगह आपको मानो शब्द मिला है। तो जन्म जानो मानो जहां पर आ जाएगा वहां पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। रस देखो श्रृंगार रहेगा, ठीक है ना, गुण रहेगा माधुर्य। ऐसे आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 2 पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं पद नंबर 2 पर। यहाँ पर देखिए क्या है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखो एक एक शब्द को समझना, ठीक है ना। पंचवटी की छाया में है। अब देखो पंचवटी का मतलब है जो वहां पर, जहां पर राम लक्ष्मण सीता जी रह रहे थे, 5 वृक्षों का समूह जहां पर था, ठीक है ना। तो पंचवटी यानी 5 वृक्षों की छाया में, ठीक है ना, जो उसकी सुंदर छाया थी, उसकी सुंदर छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर मतलब पत्तों की कुटिया, ठीक है ना। पर्ण कुटीर मतलब क्या है, पत्तों की कुटिया बना मतलब बनी हुई थी। यानी कि 5 वृक्षों की छाया में अर्थात पंचवटी की सुंदर छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई थी। उसके सम्मुख और उसी कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर मतलब साफ पत्थर पर, शिला मतलब क्या है, पत्थर पर, ठीक है ना। और उसी कुटिया के सामने साफ सुथरे एक बड़े से पत्थर पर धीर मतलब धैर्यशाली, वीर मतलब योद्धा, निर्भीक मना, निर्भीक मतलब निडर मन वाला, मना मतलब मन वाला, निर्भीक मतलब निडर यानी जो डरता नहीं है, ठीक है ना। और उसी कुटिया के सामने एक बड़े से साफ पत्थर पर एक धैर्यशाली वीर योद्धा निडर होकर के यानी निडर मन वाला योद्धा वहां पर बैठा हुआ है। और वो योद्धा कौन था, लक्ष्मण जी थे, ठीक है ना। यानी कि कुटिया के अंदर सीता जी थी और बाहर लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, कुटिया की रक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पर मैथिली शरण जी स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी वर्णन करते हुए कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मैथिली शरण गुप्त जी सोचते हुए क्या कहते हैं कि भाई भुवन भर यानी पूरा संसार, भुवन भर मतलब पूरा संसार जब सो रहा है, सोता मतलब सो रहा है, तब जाग रहा यह कौन, तब यह वीर योद्धा कौन है जो जाग रहा है। धनुर्धर मतलब धनुषधारी, धनुष धारण करने वाला, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि यार जब पूरा संसार सो रहा है तब यह कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन वीर योद्धा है जो अभी जाग रहा है, ठीक है ना, धनुष धारण किए हुए है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और तब क्या कहते हैं कि भोगी मतलब भोग करने वाला, ठीक है ना, भोगी मतलब भोग करने वाला, कुसुमायुध माने कामदेव, ठीक है ना, कुसुमायुध माने कामदेव। ऐसा लगता है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे भोग करने वाला कामदेव जो है योगी बन करके, योगी बना मतलब योगी के जैसा बन करके दृष्टिगत मतलब दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कामदेव है वो यहाँ पर योगी बन करके आ चुका है, ठीक है ना। यानी जो भोग करने वाला कामदेव है वो योगी के रूप में यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसकी व्याख्या आप लोग कैसे लिखेंगे। तो मित्रों आप लोगों को एक तरफ लिख देना है पंचवटी की छाया, ठीक है, दूसरी तरफ लिख देना है होता है, बीच में आप लोग डैश 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 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपसे आपसे क्या लिखने को कहा जाएगा, संदर्भ, संदर्भ में पूर्वत लिख देना है, यानी जो पद नंबर 1 में अभी मैंने बताया हूँ सेम वही संदर्भ आप लोग यहाँ पर लिख लेना। प्रसंग देखो, इसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है, प्रहरी मतलब पहरेदार के रूप में, ठीक है ना। व्याख्या देख लो, कवि का कहना है कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है, ठीक है ना। निर्भय मन वाला यानी निडर, जो डरता नहीं है, ठीक है ना। सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बन करके आ बैठा हो, ठीक है ना। भोग करने वाला कामदेव भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बन करके आ बैठा है, ऐसे लिखना है। ओके, काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, रस रहेगा शांत, अलंकार रहेगा अनुप्रास, गुण रहेगा प्रसाद, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, अब हम पद नंबर 3 को आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा कायो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। देखो यहाँ पर मैथिली शरण जी क्या कहते हैं कि उसको देख करके ऐसा लगता है कि यार ये जो वीर है किस व्रत में व्रती है, किस व्रत में व्रती है मतलब इसने कौन सा व्रत या कौन सा उपवास धारण किया है।
यानी ये जो वीर यानी लक्ष्मण जी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो वीर है ये किस व्रत में यानी कौन सा व्रत धारण किए हुए है, यह निद्रा का यूं त्याग किए है। यूं मतलब जिस प्रकार इसने निद्रा यानी नींद का त्याग कर दिया है, यानी कि यह किस व्रत में है, कौन सा व्रत इसने धारण किया है जिसने जो इसने नींद भी त्याग दिया। यानी कि इसने कौन सा व्रत धारण किया है, इस वीर योद्धा ने कौन सा व्रत धारण किया है जिसकी वजह से इसने अपनी नींदें भी त्याग दी, यानी इतनी रात्रि हो चुकी है और अभी भी ये जाग रहा है। क्या कहते हैं कि राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग मतलब राजमहलों का सुख, राजभोग मतलब राजा के महलों का सुख। तो ये कहते हैं कि ये राजा के महलों का सुख भोगने योग्य है, यानी कि राजाओं के राजमहल का सुख भोगने के योग्य है। यानी ये जो बैठा हुआ है वीर, ये राजमहलों का सुख भोगने के योग्य है, लेकिन ये जंगल में, विपिन में मतलब जंगल में बैठा हुआ है आज बैराग लिए, मतलब वैराग्य धारण किए हुए। ये वैराग्य धारण किए हुए आज जंगल में क्यों बैठा है, आखिर इसने कौन सा व्रत धारण किया है कि भाई इसने नींद भी त्याग दी। ये तो राजभोग यानी राजा राजमहलों के सुख को भोगने योग्य है और यह जंगल में वैराग्य धारण किए हुए क्यों बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आखिर ये जिस कुटिया का प्रहरी बना हुआ है, उस कुटीर में बना हुआ है प्रहरी जिसका, यानी यह जिसका मतलब जिस कुटीर मतलब कुटिया का ये प्रहरी मतलब पहरेदार बना हुआ है, ये जिस कुटिया का पहरेदार बना हुआ है उस कुटिया में आखिर ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है। यानी ये जिस कुटिया का पहरेदार बना हुआ है उस कुटिया में ऐसा क्या धन रखा हुआ है कि जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है, कि जिसकी रक्षा में, उस धन की रक्षा में रत यानी व्यस्त है इसका तन यानी शरीर, मन और पूरा जीवन। यानी कि आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में इसने तन, मन और अपना पूरा जीवन लगाए हुए है। यानी कि ऐसा कौन सा धन उस कुटिया में रखा हुआ है जिसकी रक्षा में इसका तन, मन और जीवन सभी व्यस्त है, रत है यानी लगा हुआ है, व्यस्त है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज आपको बताते हैं। एक तरफ आपको लिखना है किस व्रत में, दूसरी तरफ जीवन है। ठीक है, संदर्भ आपसे कैसे लिखना है देखिए, पूर्वत लिख देना है, यानी जो पद नंबर 1 में बताया हूं सेम लिख लेना। प्रसंग देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, व्याख्या देख लो कैसे लिखना है। व्याख्या लिखना है, इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नींद का त्याग कर दिया है। ठीक है ना, यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में तन, मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण प्रहरी बना हुआ है। क्या कहते हैं कि भाई पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है कि जिसकी रक्षा में ये तन, मन और जीवन अपना लगाए हुए है। ठीक है ना, काव्य सौंदर्य देख लो आपको कैसे लिखना है, भाषा सरस एवं शुद्ध खड़ी बोली। ठीक है ना, यानी खड़ी बोली है भाषा। अलंकार रहेगा अनुप्रास, गुण रहेगा ओज, रस रहेगा अद्भुत। ठीक है ना, यानी आश्चर्य है, उनको विस्मय है, उनको संदेह हो रहा है कि आखिर ये क्या धन वहां पर रखा हुआ है जिसकी वजह से ये इतनी रात्रि को भी धनुष धारण किए हुए बैठा है। चलो देखते हैं अगला। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी माया ठहरी। देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मर्त्यलोक, मर्त्यलोक मतलब इस संसार, मर्त्यलोक का मतलब क्या है, संसार। ठीक है ना, मर्त्यलोक का मतलब क्या है, संसार। तो क्या कहते हैं कि इस संसार के मालिन्य मतलब मलिनता को, यानी मलिनता को मतलब बुराई को, ठीक है ना, इस संसार की बुराई को मिटाने के लिए, मिटने मतलब मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई हुई है ना, वो क्या कहते हैं कि इस संसार की बुराई को यानी मलिनता को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी के साथ आई हुई हैं, वो कौन है, वो तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं। वो तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं जिन्होंने यह कुटी आज अपनाई हुई है। यह कुटी मतलब जो आज इस कुटिया में आई हुई हैं, वो तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं जो इस संसार के कष्ट को मिटाने के लिए अपने प्रभु के संग आई हुई हैं, अपने स्वामी के संग आई हुई हैं, अपने पति के संग आई हुई हैं।
कवि कहते हैं कि इस संसार की मलिनता यानी दुष्टता को, बुराई को मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई हुई हैं वो तीनों लोकों की लक्ष्मी है। पता नहीं उनके ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि आज उन्होंने ये कुटिया अपनाई हुई है, ठीक है ना। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों न वीर न हो प्रहरी। तो क्या कहते हैं कि भाई वीरों के वंश की लाज वही है, यानी जो लक्ष्मी, यानी जो तीनों लोकों की लक्ष्मी, यानी जो सीता जी हैं, वीरों के वंश की लाज यही है, यानी इन्हीं की वजह से वीर वंश की लज्जा है, यानी वीर वंश की लाज यही है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, कि भाई अगर इतने बड़े वीर वंश की लाज यही है तो इनकी रक्षा के लिए कोई वीर क्यों ना हो प्रहरी। यानी कि जब इतनी बड़े वीर वंश की लज्जा यही है, वीर वंश की पूरी लाज इन्हीं के ऊपर आधारित है, तो भाई इतनी बड़ी, यानी इतने बड़े वीर वंश की रक्षा के लिए कोई वीर न हो प्रहरी, यानी कोई वीर ही है जो इनकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि ये तीनों लोकों की लक्ष्मी है। तो तीनों लोकों की लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए भाई फिर क्यों ना वीर हो प्रहरी, यानी फिर कोई वीर क्यों ना हो प्रहरी। यानी कि जब ये तीनों लोकों की लक्ष्मी है तो इनकी रक्षा के लिए एक वीर ही, यानी लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त है। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई वीर वंश की लज्जा इन्हीं के ऊपर आधारित है और इसलिए इनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त होना चाहिए। विजन देश है, विजन देश है मतलब जहाँ पर लोग न रहते हों, निर्जन देश है, यानी बिना लोगों वाला देश, यानी ऐसा देश जंगल में रहते थे। तो कह रहे हैं कि भाई निर्जन देश है, निर्जन एरिया है, निशा शेष है और अभी रात्रि भी बची हुई है, ठीक है ना। और निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी माया मतलब राक्षसों की माया ठहरी हुई है, यानी कि राक्षस लोग इधर उधर घूम रहे हैं, राक्षसों का पहरा चल रहा है, पता नहीं कौन सा राक्षस कब मुसीबत खड़ी कर दे। इसलिए इन तीनों लोकों की लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। वो चीज़ मैं आपको चलिए दिखाई दे रहा हूँ। आप लोगों को एक तरफ लिखना है मर्त्य लोक मालिन्य, दूसरी तरफ माया ठहरी, यानी इधर शुरू के दो शब्द और अंत के दो शब्द, ठीक है ना। उसके बाद देखो संदर्भ आपसे पूछा जाएगा तो पद नंबर 1 वाला लिख देना। प्रसंग देख लो, कवि ने इस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है, कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है, ठीक है ना। व्याख्या देख लो, संसार के पापों को मिटाने के लिए तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी अर्थात सीता जी अपने पति राम के संग आई हुई हैं। आज वो इस आज वो इस कुटी के अंदर विराजमान है। सीता जी वीरों के वंश की प्रतिष्ठा है, इसलिए उनकी रक्षा में लक्ष्मण जैसा वीर पहरा दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि भाई वीरों के वंश की सम्मान वही है, वीरों के वंश की लज्जा वही है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसा वीर जो है वही पहरेदार है। यह वन निर्जन है, रात्रि काफी शेष है और यहाँ पर राक्षस लोग चारों ओर घूम रहे हैं। वे किसी माया के जाल फंसाकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं, वो किसी भी माया के जाल में हमें फंसा करके मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अतः इस रात्रि में लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार है। ओके, काव्यगत सौंदर्य देख लो मित्रों, भाषा खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक रहेगी, रस शांत रहेगा, अलंकार अनुप्रास रूपक, गुण माधुर्य रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 5 पर। दिमाग लगाइएगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहीं पर से समझ में नहीं आता, ठीक है ना। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, प्लस लिखने का तरीका भी आप लोगों को मैं संग संग बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्ध निशा। देखो, रात्रि के स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यानी क्या गजब चांदनी हुई है, क्या गजब साफ सुथरी चांदनी रात्रि है, ठीक है ना। बहुत ही साफ सुथरी चांदनी रात्रि है, यह जो रात्रि है बहुत ही साफ सुथरी और चांदनी से युक्त है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध निशा मतलब, निस्तब्ध मतलब शांत, ठीक है ना, निशा मतलब रात्रि, और बहुत ही ज्यादा शांत रात्रि है, ठीक है ना। है क्या ही मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या ज्यादा ही मतलब बहुत ही ज्यादा शांत रात्रि है, ठीक है ना। यानी रात जो है सन्नाटे से भरी हुई है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, यानी कि जो हवा है यहाँ की वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, सुमंद है, मंद मंद चल रही है और गंध से युक्त है, यानी सुगंध से भरी हुई है। जो हवा है वह स्वच्छंद तरीके से, सुमंद यानी धीरे धीरे और गंध युक्त होकर के बह रही है। यहाँ की जो हवा है वह स्वतंत्र रूप से और मंद मंद सुगंध होकर के बह रही है। और निरानंद है कौन दिशा, और यहाँ की ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जो आनंद रहित हो, यानी पूरी दिशाएं जो हैं आनंद से युक्त हैं, सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। और क्या कहते हैं कि ऐसी रात्रि में, ऐसी चांदनी भरी रात्रि में बंद नहीं है, अभी भी बंद नहीं है और अभी भी चल रहे हैं
नियति नटी के कार्यकलाप, कार्यकलाप मतलब काम कार्य, ठीक है ना। नियति मतलब होता है नियति, ठीक है ना। नियति नटी मतलब नियति नाम की शक्ति, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है, मैं मेन चीज आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है ना। कि इतनी भरी सन्नाटे से भरी हुई रात्रि में चांदनी छाई हुई रात्रि में नियति नामक शक्ति, ठीक है ना। कैसे लिखना है, नियति नामक शक्ति अभी भी अपने काम को बंद नहीं किए हुए है और एकांत भाव से, यानी बड़े ही शांत भाव से, बड़े ही चुपचाप से, कितने शांति पूर्वक और चुपचाप से वह अपने काम को, कार्यकलापों को अभी भी चला रही है, ठीक है ना। दोनों लाइनों का ऐसे ही अर्थ निकलेगा। कैसे निकला है देखो, इतनी स्वच्छंद भरी रात्रि में, स्वच्छ चांदनी से युक्त रात्रि में, जब सभी रात्रि जो है सन्नाटे से भरी हुई है और सभी दिशाएं आनंद युक्त हैं, ऐसे समय में नियति नामक शक्ति जो है अपने प्रत्येक कार्यकलाप, अपने प्रत्येक कार्यों को एकांत भाव से, शांत और चुप होकर के अभी भी अपने कामों को चला रही है, यानी अभी भी उसके काम जो है बंद नहीं है, वो अपने कार्यों को कर रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या कैसे लिखना है, थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो आपको एक तरफ लिखना है क्या ही स्वच्छ, दूसरी तरफ और चुपचाप, ठीक है ना। संदर्भ देखो क्या रहेगा, पूर्वत प्रसंग देख लो, पंचवटी में फैली हुई चांदनी का वर्णन किया गया है कि पंचवटी में चांदनी जो फैली हुई है उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। व्याख्या देख लो, पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटे से भरी हुई है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है, यानी आनंद से रहित नहीं है। ऐसे समय में जो नियति नामक शक्ति है वो अपने समस्त कार्य संपन्न कर रही है। वह अपने एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है, ठीक है ना। यानी इतनी शांत रात्रि में भी उसने अपने कार्य को बंद नहीं किया है। नियति नामक शक्ति, ठीक है ना। नियति नामक शक्ति का क्या मतलब है, आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे। तो नियति नामक शक्ति का मतलब ये है कि प्रकृति के जो डेली के वर्क होते हैं, यानी हमारी प्रकृति, हमारा नेचुरल जो है, जो डेली काम होता है, ठीक है ना। डेली काम क्या होता है, रात्रि होती है, ओस पड़ती है, फिर सुबह होता है, सूरज निकलता है, यानी कि इतना सब होने पर भी जब रात्रि शांत है, इतने सब होने पर भी नियति नामक यानी हमारी प्रकृति जो है नियमित रूप से अपने कामों को कर रही है, ठीक है ना। नियति नामक शक्ति का मतलब ये है कि हमारी प्रकृति जो है वो नियमित रूप से अपने क्रियाकलाप को चला रही है, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, छंद रहेगा मात्रिक, अलंकार रहेगा अनुप्रास, रूपक, रस रहेगा शांत, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अगला। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। देख लो, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। देखो, या अब आगे आने वाले जितने भी पद हैं भैया उनमें प्रकृति का वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। प्रकृति का मतलब यानी वहाँ के वातावरण का, वहाँ की नेचुरलिटी का, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा मतलब धरती जो है, बिखेर देती है मतलब बिछा देती है, बिखेर देती है मोती। मोती का मतलब क्या है, ओस की बूंदें, ठीक है ना। यानी धरती जो है क्या कर देती है, बिखेर देती है यानी फैला देती है। मोती जो है सबके सोने पर, यानी जब सब लोग सो जाते हैं तो जो धरती है वो आसमान में तारों रूपी, ठीक है ना, आसमान में नक्षत्र रूपी मोतियां, जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं ना, उनकी तुलना यहाँ पर मोती से की गई है। तो क्या कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो जो धरती है वो पूरे आसमान में नक्षत्र रूपी मोतियां बिखेर देती है। नक्षत्र रूपी मोतियां मतलब तारे रूपी, ठीक है ना, नक्षत्र रूपी मोतियां बिखेर देती है और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब रवि मतलब सूर्य जो है, बटोर लेता है मतलब इकट्ठा कर लेता है उन मोतियों को, यानी उनको, यानी उन मोतियों को, सदा मतलब हमेशा, सवेरा होने पर मतलब सुबह होने पर। यानी कि दोस्तों जब सब लोग सो जाते हैं तो हमारी धरती जो है आसमान में नक्षत्र रूपी मोतियां बिखेर देती है और जैसे ही सुबह होती है वह सूर्य जो है उन सभी मोतियों को इकट्ठा कर लेता है। अब इकट्ठा कर लेने का मतलब क्या है कि जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है वो सभी तारे, वो सभी नक्षत्र जो हैं
दिखाई देना बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूर्य के प्रकाश के आगे तारों की चमक आपको फिर नहीं दिखाई देती है ना। तो वो चीज का वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जब शाम को सूर्य नहीं निकलता है तब क्या होता है कि जो धरती है सब लोगों के सो जाने पर आसमान में नक्षत्र रूपी मोतियां बिखेर देती हैं, और सुबह जैसे ही सूर्य निकलता है तारों की चमक नहीं दिखाई देती, अर्थात उन मोतियों को सूर्य जो है बटोर लेता है। ठीक है ना। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी मतलब आराम से, ठीक है ना। विरामदायिनी मतलब आराम पूर्वक, और मतलब और जब वो सूर्य उन मोतियों को इकट्ठा कर लेता है तो विरामदायिनी मतलब आराम से वो क्या करता है, अपनी संध्या को यानी शाम को, शाम जैसे ही आती है उन मोतियों को वो फिर शाम को दे जाता है, यानी शाम को उन मोतियां दे देता है। वो जितनी मोतियां इकट्ठा करता है उसको क्या करता है, आने वाली शाम को आराम से दे देता है। ठीक है ना। यानी शाम को कह देता है ये लीजिए आप ये मोती ले लीजिए, और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और फिर जैसे ही रात्रि होती है, शून्य श्याम यानी शून्य से, और श्यामल तनु मतलब श्यामल शरीर, रात्रि क्या होती है, सांवली सांवली दिखती है, काली काली हल्का, है ना। तो रात्रि होते ही होता क्या है कि शून्य और श्यामल शरीर जो है जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और फिर वो जो शाम होती है एक नए रूप में, ठीक है ना, एक नए रूप में शून्य और श्यामल शरीर के जैसे दिखाई देती है। वो फिर जो नई रात्रि निकलती है, नया रूप झलकता है, जो रात्रि का नया रूप दिखता है वह एक श्यामल आंचल के समान, शून्य और श्यामल आंचल के समान दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज आपको बताना जरूरी है। ठीक है ना। एक तरफ लिखना है बिखेर देती, दूसरी तरफ झलकाता है, डैश डैश मार देना। देखो संदर्भ पूर्वत लिख देना, प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में पंचवटी की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लो। यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है, यानी जो धरती है जब सब लोग सो जाते हैं तो यह प्रतिदिन आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों अर्थात तारों को क्या कर देती है, बिखेर देती है, और सूर्य सदा ही सुबह हो जाने पर उनको बटोर कर रख लेता है। ठीक है ना। अब बटोर कर रख लेने का मतलब ये है कि वो सब गायब हो जाते हैं। ठीक है ना। और वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को दे जाता है, यानी संध्या की तुलना किसके साथ की गई है, सुंदरी के साथ। तो शाम आते ही वो जो सूर्य है उन मोतियों को संध्या को दे जाता है, शाम को दे जाता है, और अपने लोक में चला जाता है। अतः नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का, यानी जो शाम है, जैसे ही वो उन मोतियों को धारण करती है तो शाम जब रात्रि में बदल जाती है तो शून्य सा श्यामल रूप जो है झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है, यानी चमकीला दिखाई देने लगता है। यानी जो रात्रि है वो श्यामले कलर की, श्यामल कलर की फिर से जो है चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा रहेगी खड़ी बोली, गुण रहेगा प्रसाद, अलंकार रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, छंद रहेगा मात्रिक, शैली रहेगी वर्णनात्मक। अब अलंकार अतिशयोक्ति है क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं कि भाई मोतियों को इकट्ठा कर लेता है वो कभी होता नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है ना। एक कल्पना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देख लो अगला। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भी प्रकृति का वर्णन किया गया है। देख लो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सरल तरल, सरल और तरल यानी द्रव, ठीक है ना। तरल मतलब द्रव, जिन तुहिन मतलब ओस के कणों से हस्ती हर्षित होती है, यानी ये जो प्रकृति है, ये जो मौसम है, तुहिन कणों से यानी ओस के छोटे छोटे सरल और तरल, सरल मतलब छोटे छोटे, तरल, ठीक है ना। तो ये जो प्रकृति है ये ओस के छोटे छोटे और तरल जिन कणों से हंसती और प्रसन्न होती है, हंसती हर्षित होती है, हर्षित होती है मतलब प्रसन्न होती है, प्रफुल्लित होती है। ये प्रकृति जो है ओस के छोटे छोटे कणों से क्या होती है, प्रसन्न होती है, और अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। ठीक है ना। कभी कभी तो ये इतनी दयालु हो जाती है, कभी कभी पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है, किससे, ओस के छोटे छोटे कणों से, ठीक है ना, ओस के छोटे छोटे कणों से। और कभी कभी क्या होता है, ये अत्यंत आत्मीय मतलब आत्मा के साथ, ठीक है ना, अत्यंत आत्मा के साथ ये जो प्रकृति है हमारे साथ उन्हीं से रोती है, यानी ओस के कणों के साथ क्या करती है, रोती है। ठीक है ना। यदि यानी कि रुदन भाव व्यक्त करती है, रोने का भाव व्यक्त करती है। रोने का भाव मतलब ये है कि रात्रि को ओस के कण जो हैं वो बरसते रहते हैं, जिसे प्रकृति का रोना कहा गया है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि ये जो प्रकृति है कभी कभी अत्यंत ही आत्मीयता के साथ हमारे साथ
ओस के कणों को लेकर रोती हुई दिखाई देती है और अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अनजानी भूलों पर यानी अगर हम लोग तनिक भी गलती करें, ठीक है ना, तो हम लोगों को वह कठोर दंड देती है। अदय मतलब कठोर दंड देती है, यानी जो प्रकृति है कठोर दंड कैसे देती है, जैसे कभी बाढ़ आ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये हमारी प्रकृति जो है ये हमें दंड देती है, ठीक है ना। यानी कि प्रकृति की अलग अलग स्थितियों को वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं, कभी कभी तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है ओस के कणों से, ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे साथ रोने का भाव दिखाती है, ठीक है ना, जब वो हल्की हल्की फुहार से बारिश करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी गलती पर हमें कठोर दंड देती है, और कभी कभी इतना प्रसन्न हो जाती है कि बूढ़ों को भी बच्चों के जैसे सदै भाव से सेती है, यानी सरल भाव से सेती है, मतलब सेवा करती है। यानी कभी कभी तो प्रकृति हमारी है, हमारा पर्यावरण जो है इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि वृद्धों को, बूढ़े लोगों को भी बच्चों की तरह सम्मान देती है, ठीक है ना। अब देखो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। आप लोगों को एक तरफ लिखना है सरल तरल जिन, दूसरी तरफ सेती है, संदर्भ पूर्वत रहेगा, ठीक है। उसके बाद देख लो प्रसंग कैसे लिखेंगे। पंचवटी में लक्ष्मण शिला पर विराजमान हो प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं। ये सब चीजें लक्ष्मण अपने मन में सोच रहे हैं प्रकृति के बारे में, ठीक है ना, यानी वहाँ के वातावरण के, मौसम के बारे में सोच रहे हैं। अब आगे देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे। कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी प्रतीत होती है। कभी कभी क्या होती है, हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, और कभी कभी क्या होती है, उन्हीं ओस कणों के माध्यम से हमारे सामने अत्यंत आत्मीय होकर के कष्टों से व्यथित होकर रोना दिखाई देती है, ठीक है ना। अर्थात कभी ओस की बूंदें मोती सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं, और कभी आंख के आंसुओं के रूप में हमारे दुखों को दुखित हो रोती हुई सी प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। हमारे दुखों से दुखित हो करके रोती हुई सी ये जो ओस के कण हैं ये प्रतीत होते हैं। कभी तो यह इतनी निर्दय और निष्ठुर हो जाती हैं कि वह अनजाने में हमारे द्वारा की गई भूलों के कारण हमें कठोर से कठोर दंड दे सकती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि, ठीक है ना। कभी इतनी दयालु हो जाती हैं कि बूढ़ों की भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकृति के अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति का वर्णन है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, गुण रहेगा माधुर्य, रस रहेगा श्रृंगार, छंद रहेगा मात्रिक, ठीक है ना। अब देखिए हम चलते हैं 8वें नंबर पद पर। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। देखो यहाँ पर लक्ष्मण जी अभी सोच ही रहे हैं कि यार वन में रहते हुए हमें 13 साल व्यतीत हो चुके, ठीक है ना। 13 साल व्यतीत हो चुके, अब 1 साल बचा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यानी कि वन की 13 साल की जो यादें हैं अभी तक भूली हुई नहीं है, ऐसा लगता है वो मानो कल की बातें हैं, ठीक है ना। यानी कि 13 साल में जो जो चीजें हुई वो तनिक भी भूली नहीं है, ऐसा लगता है मानो वो कल की बातें हैं, ठीक है ना। और वो याद करते हुए क्या कहते हैं कि वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, कि जब हम वन को आ रहे थे, ठीक है ना, जब हमको वन को आ रहे थे तो हमें वन को आते हुए देख करके हमारे पिताजी जो हैं आर्त मतलब अत्यंत या अधिक, अचेत मतलब शुद्ध रहित हो गए थे, ठीक है ना, यानी बिना शुद्ध के यानी अचेत हो गए थे, उनको किसी चीज की कोई खबर ही नहीं थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए थे। जब हम जंगल को आ रहे थे, वनवास को आ रहे थे, तब वो हमें देखकर अत्यधिक अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। क्या कहते हैं कि अब वह समय बहुत ही पास है जब हमारा 14 वर्ष पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, जब अवधि जो है, समय जो है पूरा हो जाएगा वनवास की। और क्या कहते हैं, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, ठीक है ना। किंतु प्राप्ति होगी, क्या प्राप्त होगा इस जन को, मतलब मुझको, ठीक है ना, इस जन को मतलब मुझको, या कह लो लोगों को, इससे बढ़कर किस धन की, यानी जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और हम फिर अपने गांव जाएंगे तो इससे बढ़कर के लोगों को और कौन सा धन मिलेगा। यानी कि हम लोगों को अपना दर्शन देंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, लोगों को अपना दर्शन देंगे तो लोगों को इससे बढ़कर किस धन की प्राप्ति होगी, यानी इससे बढ़कर उन्हें कौन सा धन मिलेगा। तो एक तरफ लिखना है 13 वर्ष, दूसरी तरफ धन की, संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग देख लो, कवि ने वनवास के 13 वर्ष बीत जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन किया है। व्याख्या देख लो, वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु संपूर्ण बात कल की बात की तरह हृदय पटल पर अंकित है। जबकि पिताजी हमको वन में आते देख दुख से अचेत हो गए थे, ठीक है ना।
वनवास की अवधि समाप्ति निकट है, ठीक है ना, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है ना। यानी लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मुझे इस वनवास से बढ़ करके और कौन सा धन मिल सकता है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, रस रहेगा शांत, गुण रहेगा प्रसाद, छंद रहेगा मात्रिक, अलंकार रहेगा उत्प्रेक्षा रूपक, ठीक है ना। अब देखिए अगला, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इससे शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि और आर्य को यानी बड़े भाई को क्या होगा कि राज्य भार मिल जाएगा, ठीक है ना। बड़े भाई को क्या मिल जाएगा, राज्य भार मिल जाएगा, यानी उनको राज्य मिल जाएगा, पूरे राज्य की टेंशन मिल जाएगी। तो वो क्या करेंगे, प्रजार्थ ही धारेंगे, यानी प्रजा के हित के लिए ही काम करेंगे, ठीक है ना। प्रजार्थ ही धारेंगे मतलब प्रजा के हित के लिए ही काम करेंगे। जैसे ही हम घर पहुंचेंगे तो क्या होगा, बड़े भाई को हमारे राज्य का भार मिल जाएगा और वो प्रजा के हित के लिए काम करेंगे, हमेशा व्यस्त रहेंगे, ठीक है ना। और हम सबको भी भूलने के लिए मानो विवश विसारेंगे, विसारेंगे मतलब भूल जाएंगे, विवश मतलब विवश होकर के, मानो मतलब मान लो, यानी कि हमको भी वो विवश हो जाएंगे भूलने के लिए, यानी कि इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे राज्य के भार में कि हम लोगों को भी वो भूलने के लिए विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इससे शोक, परंतु लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर वो विचार कर रहे हैं लोकोपकार का, यानी लोगों के उपकार के बारे में अगर वो सोच रहे हैं, तो हमें इससे तनिक भी शोक नहीं होगा, हमें इससे तनिक भी चिंता नहीं होगी। यानी कि अगर लोगों के उपकार के चक्कर में वो अगर हमें भी भूल जाते हैं तो इसमें हमें तनिक भी शोक नहीं होगा, तनिक भी टेंशन नहीं होगी। और अंत में क्या कहते हैं, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। तो वह प्रश्न करते हुए क्या करते हैं कि अगर पर अपना हित, यानी अगर अपना हित, परंतु अपना हित आप नहीं यानी स्वयं से नहीं कर सकते, क्या कर सकता है यह नरलोक। तो क्या कहते हैं कि यह नरलोक जो है, इस संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, क्या अपना हित जो है आप नहीं अपने से नहीं कर सकते, कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि यह नरलोक जो है, इस संसार के सभी व्यक्ति जो हैं, क्या अपना काम अपना हित अपने से नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन करते हैं कि यार सब काम हमारे बड़े भैया राम ही क्यों करें, क्या क्या व्यक्ति अपना काम अपने से नहीं कर सकता, अपना हित अपने से नहीं कर सकता, वो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आप लोगों को लिखना है एक तरफ और आर्य को, दूसरी तरफ यह नरलोक। संदर्भ रहेगा पूर्वत प्रसंग, देख लो, प्रस्तुत पद में लक्ष्मण द्वारा राम के लिए दी गई कल्पना का वर्णन है, ठीक है ना। व्याख्या देखो, आर्य राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे, उस कार्य में व्यस्त होकर हमको भी भुला देने को विवश हो जाएंगे, परंतु संसार की भलाई के विचार से हमको इसमें तनिक भी दुख नहीं होगा। किंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता, यानी कि बिना राजा के यह मनुष्य अपना काम क्या स्वयं नहीं कर सकते, क्या सब काम राजा ही को करना चाहिए। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा मात्रिक, अलंकार रहेगा उत्प्रेक्षा। और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी मुफ्त पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।